हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज से हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने जो पीछे मानव जनन के जो लेक्चर बताए हैं उसमें मैं आपको बता चुका हूँ नर जनन तंत्र के बारे में और बता चुका हूँ मादा जनन तंत्र के बारे में। तो मादा जनन तंत्र में हम मादा जनन की आंतरिक संरचना एवं बाह्य संरचना को देख चुके हैं। अब हम देखेंगे मादा के जो भाग जो होता है उसके प्राथमिक लैंगिक अंग जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, उसको बोलते हैं अंडाशय, इंग्लिश में बोले तो उसे ओवरी। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अंडाशय के बारे में पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि अंडाशय का कार्य क्या होता है। जैसे कि हम वृषण के बारे में जाने थे कि वृषण नर युग्मक शुक्राणु के उत्पादन में मदद करता है, ठीक उसी प्रकार अंडाशय जो है मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण में मदद करता है। तो अभी अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है, उसी को बोलते हैं अंडाणु जनन, यानी कि अंडाशय से अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। तो अंडाशय की संरचना हमको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब अंडाणु जनन की प्रक्रिया बताऊंगा तो उसमें आराम से उसमें अंडाशय की संरचना, उसकी आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना सब आ जाए। तो देर न करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अंडाशय के अंतर्गत हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या है स्ट्रक्चर है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम ये बात जानते हैं कि मादा में अंडाशय एक जोड़ी होती है, एक दाएं और एक बाएं ओर, यानी कि दो संख्या में दो अंडाशय होते हैं, बोले तो एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी अंडाशय, इसका काम क्या होता है, अंडाणु का उत्पादन करना, और अंडाणु का उत्पादन ही कहलाता है अंडजनन, ठीक है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो अंडजनन की प्रक्रिया, आपको मैं बेसिक बता दूं पहले इसके बारे में, फिर उसका स्टार्ट करता हूँ। जैसे अंडजनन की प्रक्रिया ये बहुत ही डिफरेंस है। क्यों? जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो मेल में होता है शुक्राणु जनन यानी कि युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, ये भी है। अंडाणु जनन भी युग्मक जनन की प्रक्रिया है और शुक्राणु जनन भी युग्मक जनन की प्रक्रिया है। पर ये जनन की प्रक्रिया नर जनन की प्रक्रिया से बहुत ही भिन्न है, क्योंकि नर में ऐसा होता है कि जब नर 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं तब यौनावस्था में शुक्राणु का उत्पादन यानी कि नर युग्मक का उत्पादन शुरू होता है। जबकि यह मादा में अंडाणु जनन की प्रक्रिया, यह आपको बिलीव नहीं होगा कि जब मादा अभी भ्रूण की अवस्था में रहती है तभी अपने, यानी कि कोई मादा है अपनी माँ के गर्भ में है, वो भ्रूण की अवस्था में है और वो मादा है, तो उसके अंडाशय में अंडाणु जनन की प्रक्रिया तभी से शुरू हो जाती है। यानी कि अभी वो जन्म ली नहीं है तब पर भी जन्म देने की प्रक्रिया उसमें शुरू हो, यानी कि जन्म देने की प्रक्रिया की तकनीकी जो शुरुआत होती है वो है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भ्रूण अवस्था से ही इसमें क्या होता है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें उसके अंडाशय में क्या होता है, oogonia से, जिसको अंडक कोशिका कहते हैं, इनका निर्माण होता है। और ये अंडक कोशिका का निर्माण सिर्फ जब बच्ची यानी कि अपने माँ के गर्भ में रहती है तभी होता है। आफ्टर बर्थ नो मोर oogonia एडेड और फॉर्म, ये स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये IPMT 2006 के जिसे अपनी बोलते हैं में एक क्वेश्चन था कि oogonia का निर्माण होता है कि नहीं होता है आफ्टर बर्थ। तो मैं बता देता हूँ, स्टेटमेंट बताया गया है कि नो मोर oogonia आर एडेड और फॉर्म इन द फीमेल आफ्टर बर्थ। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अंडाशय की संरचना और उसके अंडाणु जनन की प्रक्रिया को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मादा के अंडाशय को काट लेंगे। इसको जब काटते हैं तो कुछ जानते एक जोड़ी होता है, तो मैं एक ही उठा रहा हूँ, वही से दोनों में एक जोड़ी अंडाशय में से एक अंडाशय उठाया उसको काट, तो ये मुझे दिखा क्या, अंडाशय दिखा। अब इस अंडाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तन के अध्ययन हम करेंगे। तो परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ पे मादा में एक कोशिका होती है, ये कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं, इस कोशिका को बोलते हैं oogonia सेल। कौन सा सेल? इसको बोलते हैं oogonia सेल। मैं प्रयास करूंगा कि इसमें मैं हिंदी ना बताऊं, क्योंकि हिंदी कंफ्यूजिंग वर्ड है और oogenesis की प्रोसेस अंडजनन की जो प्रक्रिया है इसमें इंग्लिश नाम याद करें तो काफी बेहतर होगा, इसलिए मैं आपको हिंदी बताने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगा। ये oogonia सेल, अभी ये जो बच्ची है भ्रूणीय अवस्था में है तो इसके बना है। आफ्टर द बर्थ ये oogonia सेल का निर्माण नहीं होता है और इसमें विभाजन शुरू हो जाता है। और ये क्या होता है, विभाजन होता है, विभाजन होता है जब ये बच्ची जन्म लेती है। क्यों oogonia सेल का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये विभाजन, यानी कि यहाँ होता क्या, माइटोसिस, एक विभाजन होता है, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, जिसकी वजह से यही oogonia सेल
एक दूसरे प्रकार की कोशिका यानी कि द्विगुणित कोशिका, इसको बोलते हैं 2n। 2n यानी कि द्विगुणित कोशिका होती है, यानी कि डिप्लॉयड सेल होती है। इसको बोलने लगते हैं उस टाइम प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes। तो ये जब oogonia सेल, जब बच्ची जन्म ली है तो oogonia से जब प्राइमरी oocytes बन चुका है तो क्या अब oogonia का निर्माण होने की जरूरत है? नहीं होती। इसीलिए जब जरूरत नहीं तो क्या होगी वो, इसलिए प्राइमरी oocytes हमारा oogonia से बन जाता है और आफ्टर बर्थ ये होने तक। अब इसी प्राइमरी oocytes में क्या होता है? माइटोसिस। अभी आप देखें ना, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अच्छा, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है? ये क्लास 11 का टॉपिक है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक बार आप थोड़ा साइड व्यू में समझ लें समसूत्री विभाजन क्या होता है। मान लीजिए कोई एक कोशिका है, ठीक है, इसमें कुछ इस प्रकार का विभाजन हो कि इससे दो कोशिकाएं बन जाए और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? समान हो। मान लीजिए ये है एक कोशिका, इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है, इसी से दो कोशिकाएं बन जाए और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 46 और इसमें भी 46। अगर मान लीजिए दो बनती हैं, विभाजन तो हुआ और गुणसूत्र की संख्या समान हो, तो ऐसे विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या समान होती है और कोशिका दुगनी हो जाती है, तो इससे को विभाजन बोलते हैं समसूत्री और इंग्लिश में बोले तो माइटोसिस डिवीजन। और इसी तरह इसके विपरीत जैसे हम बोलते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, तो कोई एक कोशिका है, देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो होता है कि दो चरणों में कंप्लीट होता है। एक चरण में कंप्लीट होता है, पहले होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी कि मियोसिस फर्स्ट, फिर उसके बाद से क्या होता है? मियोसिस सेकेंड, इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन हमारा कंप्लीट होता है। तो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन में क्या होता है? कोई एक कोशिका होता है, उससे विभाजन होता है, उससे कितने? दो कोशिकाएं बन जाती हैं। उन दो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? n है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 46 है, तो इससे मान लीजिए अर्धसूत्री विभाजन हुआ फर्स्ट, इससे कितना बनेंगे? 23 गुणसूत्र एक कोशिका में और 23 गुणसूत्र एक कोशिका में, यानी कि दो बना। अब फिर अभी अर्धसूत्री कंप्लीट नहीं हुआ, फिर अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा, तो उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा, तो उससे क्या होगा? फिर दो कोशिकाएं बनेंगी, वो भी n होंगी, वो भी n होगी, और बचा जो दूसरा कोशिका था उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा 2, उसमें भी दो कोशिकाएं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का जो उत्पाद होता है वो 4 कोशिकाएं होती हैं और सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी 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 होती है, यानी सब में n ही होगा। जबकि अगर समसूत्री विभाजन नहीं होता तो हमारी कोशिकाएं दो बनती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? 46, यानी कि 2n होती। तो यहाँ पे माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन हुआ जिससे गुणसूत्रों की संख्या 2n है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कोशिका में परिवर्तन आया, दो कोशिकाएं हैं, उसमें से मैं दो में से एक उठाया हूं। अब प्राइमरी oocytes में क्या होगा? ये मियोसिस क्या बनेंगे? मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के फर्स्ट में, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज स्टेज। प्रोफेज स्टेज में क्या होता है? अटक जाती है। एक अवस्था होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जिसमें कि प्रोफेज फर्स्ट में ये अटक जाती है। अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजिंग है। अच्छे लोग इसको समझाने में इनकी धुआं निकल जाते हैं और क्वेश्चन को फिर वो गलत कर बैठते हैं। तो प्राइमरी oocytes में क्या होगा? विभाजन तो शुरू हुआ, मान लीजिए मैं वीडियो बनाना शुरू किया, मैं अटक गया हूँ रास्ते में, ठीक यही स्थिति होती है किसकी? प्राइमरी oocytes की। वो विभाजन करती है और विभाजन के दौरान तब तक अटक जाती है और यही अटकी रहती है और इस पर परिवर्तन आते हैं, ये अलग नहीं कोशिकाओं में आती है। फिर परिवर्तन क्या आता है? इसी आगे चल के ये प्राइमरी oocytes है जो ये 2n है, 2n लिख दे रहे हैं, इसको कुछ परतें घेरते थे, ऐसे ऐसे कुछ परतें घेरते थे, लेकिन विभाजन नहीं हुआ, वही कोशिका है, ये अटकी हुई है ऐसे मान लीजिए स्टॉप हूँ और सोच अब जान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर जाला आ सकता है, मेरे ऊपर पेड़ पौधे उगने लग सकते हैं, हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं, मैं खड़ा हूँ। जिससे दूसरी तरह एक कोशिका है जिनके ऊपर कुछ कोशिकाएं लटकने लगती हैं, इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। जब ग्रेनुलोसा सेल प्राइमरी oocytes को घेर लेती है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी oocytes है, कभी कंफ्यूज मत होइए कि कोई दूसरी कोशिका नहीं, प्राइमरी oocytes ही है, अभी भी विभाजन नहीं हुआ है। प्राइमरी oocytes के ऊपर कोशिकाएं लग जाए इसका मतलब थोड़ी ना कि विभाजन हो गया। तो प्राइमरी oocytes बना और इसके ऊपर जब कोशिकाएं घेर ली हैं तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि प्राथमिक पुटक, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी फॉलिकल। अच्छा ठीक है, आगे कोशिका बढ़ी, अभी भी इसके अंदर वही है, वही कोशिका है, 2n इसके अंदर ही है और इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocytes ही है, प्राइमरी oocytes।
साइड्स ही है, स्पेलिंग में मत जाइएगा, आप सही कर सकते हैं, स्पेलिंग गलत हो जाए तो मेरी स्पेलिंग मत जाइएगा, फील्ड में क्वेश्चन भी देखिएगा और सॉल्व भी देखिएगा। तो प्राइमरी फॉलिकल, अब देखिए इसके ऊपर ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं जो भी मैं ऐसे ऐसे घेरी हुई है, तो क्या होता है आगे जाके और सारी ग्रेनुलोसा कोशिकाएं ऐसे घेर लेती है इसे, जो और सारी ग्रेनुलोसा कोशिकाएं इसको घेर लेती हैं, तब इसी को प्राइमरी फॉलिकल से इसका नाम बदल के हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा, जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है इसमें भी वही प्राइमरी ओसाइट्स से पड़ा हुआ, देखिए प्राइमरी ओसाइट्स में कुछ चेंजेस नहीं आए, प्राइमरी ओसाइट्स वही है, वही प्राइमरी ओसाइट्स है जो अपने विभाजन मियोसिस फर्स्ट में अटका हुआ है, अभी सेल डिवाइड नहीं किया। ठीक है, आगे फिर ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ होगा जब, तो ग्रोथ होके यही सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल बनेगी, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस आती हैं। क्या आती हैं? कुछ चेंजेस आती हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है, ये हमारा मान लो 2m रहा, ठीक, ये प्राइमरी साइड से। अच्छा, मान लीजिए इसमें बहुत सारी कोशिकाएं, आप ग्रेनुलोसा कोशिकाएं बहुत सारी घेर लिए, परत बनने लगता है। देखिए, तो एक परत बाहर की ओर, एक परत जैसे मैं दिखा रहा हूं अंदर की ओर, ऐसे हो गया। देखिए यहाँ पे इसी को बोलने लगते हैं टर्शरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्सरी फॉलिकल। अब देखिए ये टर्सरी फॉलिकल में ये अभी प्राइमरी ओसाइट्स से ये कहीं गया नहीं है, प्राइमरी ओसाइट्स कहीं गया नहीं है, वही है, अभी विभाजन इसमें नहीं हुआ, तो प्राइमरी ओसाइट्स से में पड़ा हुआ है। तो देखिए टर्सरी फॉलिकल ऐसे। अच्छा, अब क्या हुआ, ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं क्या हुआ, कुछ अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो गई और कुछ परतों का निर्माण कर दी। तो इस परतों को नाम देने लगे, जैसे ये बाहर वाली जो परत है इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, यानी क्योंकि बाहर है, थीका मतलब होता है लेयर, तो थीका एक्सटर्ना इसका नाम देते हैं, थीका एक्सटर्ना। और अंदर वाली को बोलते हैं थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अब यहीं पे एक तुम्हारा जो विभाजन होता हुआ था, तो विभाजन अगले चरण में घुसेगा। अब यहीं पे विभाजन मेरा रियली में एंड पे हो जाएगा, यानी 99.9% की 1% से बढ़ने वाला है, और यहीं पे होता है अनइक्वल मियोसिस डिवीजन, जिससे क्या होता है अब एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी और गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये बाहर थीका एक्सटर्ना हो गया, अंदर की ओर थीका इंटरना हो गया, यहाँ पे हमारा अब n हो जाएगा और एक छोटा सा मतलब अभी n ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये बाहर आपका हो गया, ये चीज है थीका एक्सटर्ना, अंदर की ओर थीका इंटरना। ठीक है, अब आपका यही प्राइमरी ओसाइट्स जो था, यही प्राइमरी ओसाइट्स, अब इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ओसाइट्स, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट्स। अब इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको बोलते हैं FIRST, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या होता है, आगे जाके डिजेनरेट होता है, इसका हमको कोई काम नहीं। अब यही टर्सरी फॉलिकल जब इतना डेवलप हो गया, अब इसके अंदर देखिए एक कैविटी भी डेवलप हो गया, इस कैविटी को नाम देते हैं एंट्रम कैविटी। क्या नाम देते हैं? एंट्रम कैविटी, एंट्रम कैविटी नाम देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं, अब मैच्योर हो जाता है ये फॉलिकल, अब इसको नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिए ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब क्या होता है, हमारा होता है, अब प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में क्या होता है, मेरी ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होती है, यानी फट जाती है, उससे हमारा ये जो होता है सेकेंडरी ओसाइट्स बाहर आ जाता है। देखिए एक मैं दिखा रहा हूँ ग्राफियन फॉलिकल जो फट रही है, देखिए उसका थीका एक्सटर्नल थीका इंटरना है, यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी पड़ा ही पड़ा हुआ है, और हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्या और आपका भी सर्कल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट्स बाहर आ जाता है। क्या आता है? सेकेंडरी ओसाइट्स बाहर आया। अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस आती हैं सेकेंडरी ओसाइट्स में, एक कुछ लेयर घेरने लगती है इसको, ऐसे नहीं, प्रोसेस में डेवलपमेंट होगा ना आगे ओव्यूलेशन में, तो सीधे सेकेंडरी ओसाइट्स आएंगी, बात सही है, लेकिन कुछ इसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो सेकेंडरी ओसाइट्स में ऐसे कुछ लेयर लग जाएंगी बाहर की ओर, इसको बोलेंगे जोना
पेल्यूसिडा लेयर, जोना पेल्यूसिडा लेयर इसको बोलेंगे। और इसके बाद फिर एक ऐसे स्ट्रक्चर लाइक हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब यही सेकेंडरी oocytes हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, ओव्यूलेशन होगा और सेकेंडरी oocytes यानी कि एन आया और यहाँ बाहर हमारा क्या है, जोना पेल्यूसिडा लेयर है, फिर कोरोना रेडिएटा लेयर है, ये हमारा पड़ा था। अब हमारा ये हो जाएगा क्या, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी oocytes, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocytes। एक्चुअली ओव्यूलेशन क्या होता है, एक हार्मोन होता है LH हार्मोन के प्रेजेंटेशन में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे ग्रैफियन फॉलिकल के रैप्चर होने से जो सेकेंडरी oocytes बाहर निकलती है, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो यही हमारा हो गया सेकेंडरी oocytes आ गया। अब सेकेंडरी oocytes अभी भी जान लीजिए, अभी भी ये सेकेंडरी oocytes हमारा अभी इसका कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ, यानी कि एक कंप्लीट फीमेल गैमेट वो ओवम में नहीं बदला है, तो यानी कि है तो एक फीमेल गैमेट। अब यही रियली बताऊं, जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूलरी एस्थेमिक जंक्शन में, तो वहां पे हमारा कोई ओवम नहीं जाता, वहां पे जाता है सेकेंडरी oocyte, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक अंडक। ये जाता है कहाँ पे, हमारे एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन में। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है कि वो कौन सी जगह जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस जगह को बोलते हैं एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन, जहाँ पे सेकेंडरी oocytes पहुंचा रहता है। अभी होता है बाहर निकल जाता है अंडाशय से, और जहाँ पे एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन जो बताया था, एम्प्यूलर और स्थमस के बीच में जो जगह होता है वही जाके रहता है। और जब यहाँ पे स्पर्म आता है, क्या होता है, स्पर्म आता है, तो उससे इंडक्शन प्राप्त, यानी मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ऐसे स्पर्म आया, किसके लिए, फॉर द फर्टिलाइजेशन, की पर्पस से यहाँ पे क्या आया, स्पर्म आया। कौन आया, स्पर्म। इससे क्या पाके इंडक्शन, इससे इंडक्शन पाकर यही सेकेंडरी oocytes का कंप्लीट डिवीजन हो जाता है और बन जाता है एक फीमेल गैमेट, जिसको बोलते हैं ओवम। ये हमारा कंप्लीट ओवम हो जाता है। ये एक्चुअली हमारा जो है अंड जनन की प्रक्रिया, ये अंडाशय के बाहर ही होती है, लेकिन मैं अंदर दिखा दूंगा, आप समझ सकते हैं। इसी को बोलते हैं ओवम। अब इंग्लिश इसका नाम इसलिए जरूरी था बताना, क्योंकि इंग्लिश में ही आप कर लीजिए तो आप लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि हिंदी में लर्न करने का मतलब है कि इसमें अपना सिर फोड़ना, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई अपना सिर फोड़े। और सारे टॉपिक्स यही थे और इसके बारे में, तो अंडजन की प्रक्रिया को समाप्त करते हैं और फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में फिर मैं आगे की पढ़ाई कराऊंगा। और कल मेरा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और वही बता के ख़त्म करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।